देखो गंगाराम, अब पछताने से क्या होगा। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था मुझे साथ लेकर चल, लेकिन नहीं, तेरे तो भाइयों का भूत सवार था। लेकिन उसके बाद जब तुम तीनों भाइयों के बंटवारे की बात सुनी तो सुनकर बहुत बुरा लगा गंगाराम, बहुत बुरा। हे ऊपर वाले, ऐसे भाई तो दुश्मनों को भी ना मिले। मुखिया जी, अभी क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है मेरी तकदीर में भूखे मरना ही लिखा है। रो मत गंगाराम, रो मत। पता नहीं क्यों तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता गंगाराम। वैसे तो मैं किसी के ऊपर दया नहीं करता, फिर भी तुम्हारा दुख देखकर मेरा कठोर दिल भी आज पिघल गया। तो एक काम करो गंगाराम, कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों में काम करो। मैं जितनी मजदूरी दूसरे मजदूरों को देता हूँ, तुम लोगों को उससे कुछ ज्यादा मजदूरी दूंगा। वैसे भी अभी तुम्हारे पास कोई काम भी नहीं है। हाँ मुखिया जी, कल से मैं आपके खेतों में काम करने जरूर आऊंगा और मेरी पत्नी को भी साथ लेकर आऊंगा। तब ठीक है गंगाराम, कल सुबह खेत में मिलते हैं। और ये सिक्के अपने पास ही रखो, इससे तुम्हें अपने पूरे जीवन अपनी 4 रुपए वाली तकदीर की निशानी याद तो रहेगी, कैसे तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ धोखा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद गंगाराम खुश होकर यहाँ से चला जाता है। उसे बस एक बात की चिंता खाए जा रही थी, अगर पैसे लेकर नहीं आए तो उसकी पत्नी उसे छोड़ देगी। उधर गंगाराम की पत्नी रास्ता देख रही थी, कब गंगाराम आएगा और कब वो लोग खाना खाए। सोचते ही सोचते गंगाराम अपनी पत्नी के सामने पहुंच जाता है। उसके बाद अपनी पत्नी को सारी बातें बताने लगता है। गांव में कोई भी दुकान वाला काम पर रखने को तैयार नहीं था और ना ही कर्ज देने को तैयार थे, लेकिन मुखिया जी ने कल से हमें अपने खेतों में काम करने रखा है। अब यही दिन देखना बाकी रह गया कि पेट भरने के लिए भी अब हमें दूसरे के खेतों में काम करना पड़ेगा। हाय 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 रे मेरी फूटी किस्मत। देखो रमा, तुम अपनी हद पार कर रही हो। कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? अरे पत्नी वो होती है जो हर कदम पर अपने पति का साथ दे, चाहे वो सुख हो या दुख। अपने मरने के दिन आ रहे हैं और तुम्हें अपनी पड़ी है। अरे हमें काम मिला है, कल से हम दोनों को काम पर जाना होगा, वरना भूखे मरते रहो। इस तरह गंगाराम रमा को मुखिया के खेत में काम करने को मना लेता है। अब दिन गुजरता गया, गंगाराम और रमा अब मुखिया के खेतों में काम करने लगे, जो उनकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया था। सबके खेतों में फसल लहराने लगी। अरे वाह भैया, इस साल तो हमारी फसल बहुत अच्छी दिख रही है। आखिर आपकी मेहनत रंग ले ही आई। हाँ छोटे, इस साल तो फसल बहुत अच्छी तैयार हुई है। अब तो आमदनी भी अच्छी खासी ही मिलेगी। हाँ भैया, अब आमदनी सिर्फ 2 हिस्सों में ही बटेगी। पहले उस गंगाराम के चक्कर में इसे भी 3 हिस्सों में बांटना पड़ता था। हाँ, कम से कम गंगाराम का हिस्सा तो अपना हुआ। अब कुछ दिन में फसल तैयार होने वाली है। चल चल छोटे, अब घर चलते हैं, कल सुबह फिर आएंगे। अरे रमा, देखो शाम ढलने लगी है, चलो घर चलने का वक्त हो गया। हाँ सूरज के बापू, चलो चलो घर चलते हैं। अब दोनों पति पत्नी मुखिया के खेत से जा ही रहे थे, तभी अचानक मुखिया आकर उनको रोक लेता है। क्या हुआ मुखिया जी, आपने हमें क्यों रोका है? सब ठीक तो है ना? हाँ गंगाराम, सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। तो क्या हमसे कोई गलती हो गई? अरे नहीं नहीं बेटे, वो तो मुझे तेरे से एक काम था। काम? कैसा काम मुखिया जी? हाँ बताता हूँ। अरे रमा बेटी, तुम्हें आज अकेले घर जाना होगा, मुझे गंगाराम से अकेले जरूरी बात करनी है। ठीक है मुखिया जी। इतना बोलकर रमा यहाँ से चली जाती है। गंगाराम, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसा जैसा मैं बोलूं, अगर वैसा तुमने कर दिया ना, तो तेरे भाइयों की अकल ठिकाने आ जाएगी। क्या सच में मुखिया जी ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं हो सकता। अब आराम से मेरी बात सुन, तुझे क्या करना है। अब मुखिया जी गंगाराम को बताते हैं उसे क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। गंगाराम सिर्फ सुन रहा था। कुछ देर यूं ही मुखिया जी उसे समझाते रहे। लेकिन मुखिया जी, ऐसा करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। आखिर वो जैसे भी हो, है तो मेरे भाई ही। अरे गंगाराम, तू बड़ा भोला है रे, तेरी यही बातें तो दिल छू जाती है। अरे ऐसा करने से वो लोग तेरी तरह बेघर और भूखे नहीं मरने वाले। मैंने जैसा बोला है तू बस वही कर और बस देखता जा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मुखिया जी, जैसा आप कहे। मुखिया जी से बात करने के कुछ देर बाद गंगाराम घर पहुंच जाता है। कुछ देर में खाना खाके सब सो जाते हैं।
लेकिन गंगाराम की आंखों से नींद बहुत दूर थी। जैसे ही आधी रात हुई, गंगाराम अपना फावड़ा लेकर घर से निकलने लगता है। तभी रमा गंगाराम का रास्ता रोक लेती है। अरे कहाँ जा रहे हो इतनी रात को फावड़ा उठाकर? हाँ, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो अपने खेत में एक काम करने जा रहा था जो मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। क्या जरूरी काम, वो भी इस वक्त इतनी रात को? कहीं मुखिया जी ने तो नहीं बुलाया आपको? आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना? गंगाराम अपनी पत्नी को कोई जवाब नहीं देता, बल्कि उसे लेकर अपने उस खेत वाली मेड़ पर पहुंच जाता है जो उन्हें बंटवारे में मिली थी। अरे ये तो अपना मेड़ है, पर इतनी रात को तुम यहाँ क्या करने आए हो? रमा, ये फसल देख रही हो? हाँ, इसमें क्या है? यही कि ये मेरे बड़े भाइयों की फसल और उनका खेत है, और हम जहाँ हैं वो है अपनी मेड़। ये सब तो मुझे पहले से पता है, पर आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? अरे मंद बुद्धि, आज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस मेड़ को तोड़ने आया हूँ, तोड़ने। हाँ, ये क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग तो सही है ना? अरे ऐसा करने से आपके भाइयों की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। मेड़ तोड़ देंगे तो वो लोग खेती कैसे करेंगे? फिर खाएंगे क्या? अरे रमा, ये समस्या तो उनकी है, हमारी नहीं। हम अपनी मेड़ रखे या तोड़े, हमारी मर्जी। वाह जी वाह, मुझे तो पता ही नहीं लगा आप कब से इतने होशियार हो गए। रमा, इसमें होशियार वाली क्या बात है? मुझे अब सब समझ में आ चुका है। इस तरह रमा और गंगाराम ने खेत की मेड़ को तोड़ दी, जिससे खेतों में पानी बह गया और सारी फसल बर्बाद हो जाती है। उसके बाद अगली सुबह जब दोनों भाई खेत पहुंचते हैं, तब फसल देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। गांव में सबसे अच्छी फसल खरी थी, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। सोचा था इस साल अपने लिए सोने की चैन लूंगा, पर सपना ही रह गया। भैया हम तो बर्बाद हो गए, लुट गए। पूरे गांव की सबसे अच्छी फसल अपनी ही थी इस बार। अब पता नहीं इसे किसकी बुरी नजर लगी है। अरे भैया वो देखो, खेत की मेड़ को किसी ने तोड़ दिया। वो देखो, मेड़ ही नहीं रहेगी तो खेत में फसल कहां से बचेगी? हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू हमारी? हीरा, मेड़ तोड़ी तो तोड़ी किसने? इसके पीछे गंगाराम का हाथ तो नहीं पता कर? हाँ भैया जरूर, गंगाराम ने होशियारी की होगी। इसके पीछे जो भी हो, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। भेरू और हीरालाल फसल खराब होने के बाद अपने घर आ जाते हैं और सारी बात अपनी अपनी पत्नियों को बताते हैं। क्या फसल खराब हो गई? अरे रे 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 रे, मुझे तो यकीन है ये सब आपके भाई गंगाराम का ही कोई खेल है, वरना आज तक तो कभी मेड़ टूटी ही नहीं। हाँ दीदी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो दिखने में ही भोला लगता है, लेकिन है नहीं। दीदी, फसल बर्बाद हो गई तो क्या हुआ? अपने पास सेब का पेड़ भी तो है, उसके फलों को बेचकर भी तो अच्छी आमदनी हो जाएगी। हाँ रूपा, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर अभी सेबों को पकने में कम से कम 1 महीना और लगेगा। हाँ भाभी, जब सेब पक जाएंगे तब उनको बाजार ले जाकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। क्यों भैया? हाँ हीरा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब तो यही रास्ता बचा है, वरना हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। अरे सूरज के बापू, आपने तो गजब कर दिया मेड़ तोड़कर। जैसी करनी वैसी भरनी, ये उन्हीं के कुकर्मों का फल है। अरे हाँ रमा, फल से याद आया, आज रात मुझे एक और गजब काम करना है। क्या? एक और काम? अब क्या रह गया? कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अगर पकड़े गए तो सीधे राजा के पास ले जाएंगे वो लोग हमें। अरे तुम देखती जाओ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझ पर विश्वास रखो। अब जैसे ही रात होती है, गंगाराम कुल्हाड़ी लेकर अपनी पत्नी के साथ सेब के पेड़ के पास पहुंच जाता है। अजी, क्या ये वही सेब का पेड़ है? हाँ रमा, यही तो बंटवारे वाला सेब